चुनाव हारने का गम और गुस्सा कांग्रेसियों के बयानों से स्पष्ट दिख रहा है। इसी क्रम में ताजा मामला कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेकर यह बहुत ही घटिया और शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया। रागिनी नायक ने लोकसभा स्पीकर को निर्लज्ज करार दिया। रागिनी नायक ने सोशल मीडिया पर शुक्रवार को संसद में बहस के दौरान एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गजब का निर्लज्ज आदमी है, संसद में बैठकर सरेआम झूठ बोल रहा है। पहले कहता है कि मैं माइक बंद नहीं करता और कुछ ही क्षणों बाद राहुल जी का माइक ऑफ हो जाता है। संविधान की जय बोलो तो इन्हें आपत्ति, नीट पर सवाल उठाओ तो इन्हें आपत्ति, लगता है जमीर गिरवी रख के स्पीकर बने हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता नायक के स्पीकर को लेकर इस तरह की गंदी बात पर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई। इसी क्रम में अमित सिंह राजावत कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक को आईना दिखाते हुए कहते हैं, भाषा देखो इनकी, यह खुद झूठ और बेशर्मी की दुकान है और विक्टिम कार्ड एक्सपर्ट है। रजत शर्मा पर झूठा आरोप लगाने पर इनको कोर्ट से सारे ट्वीट हटाने को बोला गया और मानहानि का केस भी हुआ। वहीं जाट एसोसिएशन ने रागिनी नायक के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, निर्लज्ज तो वो महिला है जो पार्टी कार्यालय में मस्ती करती रही, पर मजाल है कि संदेश खाली जैसे कांड पर दो शब्द बोली हो। पश्चिमी बंगाल भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता माधवी अग्रवाल ने भी रागिनी नायक पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेसियों की भाषा खासकर महिलाओं की हद से ज्यादा बेहुदा है। इनके साथ गांधी परिवार जिस तरह व्यवहार करता है वैसा ही यह लोग दूसरों को समझकर बोलते हैं। वहीं एजे आयुष नाम के यूजर ने कांग्रेस प्रवक्ता को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि 16 सेकंड पर सुनिए, राहुल गांधी सभापति ओम बिरला कोटा को सर बोलकर संबोधित कर रहे हैं और राहुल गांधी की मोहब्बत को बांटने वाले दूत संवैधानिक पद पर बैठे सभापति के लिए लिख रहे गजब का निर्लज्ज आदमी हैं। हेलो, लोकसभा स्पीकर सोनिया गांधी जी का नौकर नहीं है, जैसे राहुल गांधी चुने वैसे ही वो चुने और संवैधानिक नजरिए से भी माननीय हैं और उम्र में भी। लोकसभा स्पीकर को संविधान से प्राप्त विशेषाधिकार की जानकारी नहीं है। लोकसभा स्पीकर को संविधान से प्राप्त विशेषाधिकार की जानकारी नहीं है क्या आपको? जिस संविधान की किताब को राहुल दिखा दिखाकर ड्रामेबाजी करते हैं उसको ही ठीक से पढ़ लो कम से कम। दरअसल पूरा मामला आपको बता दे कि नीट यूजी परीक्षा मुद्दे पर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष लगातार संसद की कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो राहुल गांधी ने नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए उस पर चर्चा के लिए समय मांगा, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने संसद की परंपरा के तहत कहा कि पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से कहा कि माइक ऑन कीजिए। इस पर स्पीकर कहते हैं वो माइक ऑन या ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन इस पर पूरा विपक्ष चिल्लाने लगा कि माइक बंद है। गौरतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों के टेबल पर एक माइक होता है जिससे वे अपनी बात संसदीय सत्रों के दौरान अध्यक्ष और अन्य सदस्यों तक पहुंचाते हैं। वहीं सदस्यों के माइक को ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच संसद में आसन के दोनों ओर बैठे साउंड इंजीनियरों के पास होता है। वहीं किसी भी माइक को ऑन या ऑफ करते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। लोकसभा चुनाव परिणामों से उत्साहित कांग्रेस अब प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार करने की तैयारी में है। आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस कुछ नए चेहरों को जल्द नई जिम्मेदारी सौंप सकती है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के लिए एक बड़ी बुरी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के साथ खेला हो सकता है। यह दावा पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के 15 से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्हीं के विधायक कांग्रेस की नाव डुबाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना तय है। बीजेपी हिमाचल में एक बार फिर से सरकार बनाने वाली है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, जिसके चलते क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बड़े बड़े नेता यहां दौरे कर अपने अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसी के तहत हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी नालागढ़ के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने नालागढ़ के मझोली में भाजपा प्रत्याशी कृष्णलाल ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार किया।
इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की नैया डुबाने में कांग्रेस के ही लोग अब नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी भी 15 से अधिक विधायक मुख्यमंत्री से तंग आकर भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को केवल अपनी सरकार और कुर्सी बचाने की चिंता है, उन्हें प्रदेश की चिंता बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सुस्त रवैये के चलते अब उपमंडल की तीनों सीटों पर वे भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। साथ ही प्रदेश में नेता परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन होना तय है। प्रदेश में भाजपा एक बार फिर अपनी सरकार बनाने वाली है, जिसमें नालागढ़ के कृष्णलाल ठाकुर और राणा को विशेष सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कहा कि उनका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड ही बहुत ज्यादा है, उनके ऊपर 132 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस नेता का क्रिमिनल रिकॉर्ड ही इतना बड़ा हो वह क्षेत्र का विकास क्या करवाएगा। इस दौरान उन्होंने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से कृष्णलाल ठाकुर को भारी बहुमत से जीत दिलाने की मांग की ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। वहीं इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दिन अब गिने चुने रह गए हैं और ये अपने आप गिर जाएगी। यूपी के बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा ने हमीरपुर में बुधवार को बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया कि राज्य के लोग सीएम सुक्खू सरकार से तंग आ चुके हैं और वे बदलाव चाहते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला इस वक्त खबरों में हैं। वजह है उनका दूसरी बार देश की लोकसभा का स्पीकर चुना जाना। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बनी एनडीए की तीसरी सरकार में ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। हालांकि अपने बेबाक बर्ताव और हाजिर जवाबी को लेकर ओम बिरला इससे पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। दरअसल राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से चुनकर संसद पहुंचे ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला एक आईएएस अधिकारी है और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल की थी, जिसको लेकर चारों ओर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के पहले प्रयास में आईएएस बनने का शोर है। लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है कि मॉडलिंग क्षेत्र से संबंधित होते हुए भी आईएएस कैसे बन गई। दोस्तों, क्या मॉडलिंग वालों में बुद्धिमत्ता नहीं होती? सुशांत सिंह राजपूत 2003 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम में 7वीं रैंक हासिल किए थे। भारतीय खानी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी सहित कुल 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किए थे। सरजीत काजला आईएएस जैसे लोग भी फिल्म इंडस्ट्री से नाता रखने वाले ही है, फिर भी आपको लगता है कि वो गलत तरीके से आईएएस बने हैं तो विरोध कीजिए। लेकिन अफसोस यह है कि एक नेता के परिवार से 4 आरएएस बनने पर हम मेहनत का स्पष्टीकरण देते हैं और एक नेता की बेटी के आईएएस बनने पर रोना धोना मचा है। मेहनत तो वो भी कर सकती है ना, या मेहनत का ठेका सिर्फ उस एक नेता के बच्चों ने ले रखा था। वो साल 2020 था जब अपनी पहली ही कोशिश में अंजलि ने यूपीएससी की परीक्षा में इतिहास रचा। अगस्त 2020 में यूपीएससी के रिजल्ट की घोषणा की गई और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक रिजर्व लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में अलग अलग कैटेगरी यानी सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी से 89 उम्मीदवार शामिल थे और इसी लिस्ट में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि ने अपनी जगह बना ली। आज न केवल उनके पिता ओम बिरला बल्कि पूरे राजस्थान सहित देश की इस बेटी पर गर्व है। ओम बिरला ऐसे पहले स्पीकर है जिनके नाम पर नए और पुराने दोनों संसद भवनों में काम करने का रिकॉर्ड है। 17वीं लोकसभा के दौरान ही 2023 में नई संसद का उद्घाटन हुआ और नए लोकसभा कक्ष में बिरला ने अध्यक्ष के रूप में निचले सदन की कार्यवाही का संचालन किया। 70वीं लोकसभा में उनका कार्यकाल काफी चर्चा में रहा क्योंकि उनके अध्यक्ष रहते ही टीएमसी सांसद महबूबा मोइत्रा को संसद से निष्कासित किया गया। साथ ही बड़ी तादाद में सांसदों को भी सस्पेंड किया गया था। उनके ही कार्यकाल में अनुच्छेद 370 खत्म होने, नागरिकता संशोधन कानून लागू होने, 3 आपराधिक कानून लागू होने समेत अनेक अहम विधायी कामकाज हुए। ओम बिरला ऐसे इकलौते लोकसभा अध्यक्ष रहे जिनके कार्यकाल में कोई भी लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं चुना गया।
ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी ने जब से हिमाचल प्रदेश की सत्ता संभाली है, राज्य लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। अब पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर हिमाचल प्रदेश की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल प्रदेश में आने वाले वक्त में वित्तीय संकट बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस द्वारा किया गया पुरानी पेंशन स्कीम का वादा राज्य की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ने वाला है। ओपीएस के कारण राज्य पर आर्थिक बोझ दुगुना हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार पर मौजूदा वक्त में 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। हालत यह है कि खजाना खाली होने से सैलरी पर संकट आ गया है और कर्ज चुकाने के लिए भी राज्य सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार ने बीते 1.5 वर्ष में ही लगभग 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज राज्य पर चढ़ा दिया। अगले वित्तीय वर्ष से पहले कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। हिमाचल की हालत भी पड़ोसी राज्य पंजाब की तरह हो रही है। पंजाब सरकार पर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण है, जो हिमाचल पर भी 90,000 करोड़ रुपए का चढ़ चुका है। पंजाब की अनुमानित जनसंख्या 3 करोड़ 17 लाख है, तो वहां पर हर व्यक्ति पर करीब 1,12,000 रुपए का ऋण है। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या करीब 70 लाख है और ऐसे में यहां पर प्रति व्यक्ति लगभग 1,28,571 रुपए का ऋण है। इस तरह जनसंख्या से तुलना की जाए तो प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऋण पंजाब से भी ज्यादा है। भारत में राजनीतिक दलों के बीच मुफ्त की घोषणाओं का चलन पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। इस मुद्दे पर विदेशी एजेंसियां समेत अर्थशास्त्रियों ने चिंता जताई है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा कि आयोग मुफ्त की रेवड़ियां बांटने और हरित दायरा बढ़ाने के लिए मुआवजे से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगा। अरविंद पनगड़िया ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद राज्य की अपेक्षाओं और जरूरतों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, आयोग मुफ्त की रेवड़ियों के मुद्दे पर भी विचार करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका चलन बढ़ गया है और राज्यों तथा राजनीतिक दलों के बीच मुफ्त सुविधाएं देने की होड़ मची है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा था कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना 1 लाख नौकरियां, महिलाओं को 1,500 रुपए देने का जो वादा किया उसे हम लागू करेंगे। सरकार बन जाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमने कोई 1 महीने का वादा नहीं किया है, हमने 5 साल का वादा किया है। हमारी गारंटी योजना 5 साल की है। संसाधन बढ़ने पर ही 18 से 60 साल की महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी अब कह रही है, हमने कोई 1 महीने में देने वाला वादा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने देशवासियों के लिए रेवड़ी कल्चर से सावधान रहने की बात कही थी, क्योंकि यह देश के लिए घातक है। पीएम मोदी ने कहा था, हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली नीति सही नहीं है। आमदनी से ज्यादा खर्च करने पर आम आदमी हो या सरकार कर्ज के बोझ तले दब जाती है। ऐसे में न तो व्यक्ति का विकास हो सकता है और न ही सरकारें लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए विकास कार्य करवा सकती है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। पीएम मोदी ने पहले ही आगाह किया था, रेवड़ी कल्चर राज्य और देश को बर्बाद कर देगा। आज हिमाचल उसका उदाहरण है। खटाखट रुपए बांटने से प्रदेश के हालात। कांग्रेस के रेवड़ी कल्चर के भेंट चढ़ गया देवभूमि हिमाचल। राहुल गांधी के खटाखट रेवड़ी बांटने की राजनीति ने हिमाचल को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। खुद सुनिए हिमाचल मुख्यमंत्री की जुबानी। प्रदेश के हालात का व्याख्यान उनके सामने किया और जिस प्रकार प्रदेश कर्जे के नीचे दबा है और कर्जा चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जब से हिमाचल प्रदेश की सत्ता संभाली है, राज्य लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। अब पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर हिमाचल प्रदेश की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। कर्ज के बोझ तले हिमाचल प्रदेश में आने वाले वक्त में वित्तीय संकट बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस द्वारा किया गया पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस का वादा राज्य की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ने वाला है।
ओपीएस के कारण राज्य पर आर्थिक बोझ दोगुना हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार पर मौजूदा वक्त में 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। हालत यह है कि खजाना खाली होने से सैलरी संकट आ गया है और कर्ज चुकाने के लिए राज्य सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार ने बीते 1.5 वर्ष में ही लगभग 19,000 करोड़ रुपए का कर्ज राज्य पर चढ़ा दिया। अगले वित्तीय वर्ष से ही पहले कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। हिमाचल की हालत भी पड़ोसी राज्य पंजाब की तरह हो रही है। पंजाब सरकार पर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण है, तो हिमाचल पर भी 90,000 करोड़ रुपए का ऋण चढ़ चुका है। भारत में राजनीतिक दलों के बीच मुफ्त की घोषणाओं का चलन पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। इस मुद्दे पर विदेशी एजेंसियों समेत अर्थशास्त्रियों ने चिंता जताई। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा कि आयोग मुफ्त की रेवड़ियां बांटने और हरित दायरा बढ़ाने के लिए मुआवजे से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगा। अरविंद पनगड़िया ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद राज्य की अपेक्षाओं और जरूरतों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, आयोग मुफ्त की रेवड़ियों के मुद्दे पर भी विचार करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका चलन बढ़ गया है और राज्यों तथा राजनीतिक दलों के बीच मुफ्त सुविधाएं देने की होड़ मची है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा था कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना, 1 लाख नौकरियां, महिलाओं को 1,500 रुपए देने का जो वादा किया गया उसे हम लागू करेंगे। सरकार बन जाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमने कोई 1 महीने का वादा नहीं किया, हमने 5 साल का वादा किया है। हमारी गारंटी योजना 5 साल की है। संसाधन बढ़ने पर भी 18 से 60 साल की महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी अब कह रही है, हमने कोई 1 महीने में देने का वादा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने देशवासियों से रेवड़ी कल्चर से सावधान रहने की बात कही थी, क्योंकि यह देश के लिए घातक है। पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली नीति सही नहीं है। आमदनी से ज्यादा खर्च करने पर आम आदमी हो या सरकार कर्ज के बोझ तले दब जाती है। ऐसे में न तो व्यक्ति का विकास हो जाता है और न ही सरकारें लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए विकास कार्य करवा सकती है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।